नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स में कोर्स 8 को देखेंगे, जिसमें यूनिट का नाम है डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की संरचना। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम पाठ्यक्रम संरचना के उद्देश्य बता चुके हैं। आज हम देखेंगे पाठ्यक्रम संरचना में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए और एक विद्यालय की भूमिका क्या होनी चाहिए, और विद्यालय की भौतिक स्थिति, यानी कि वहाँ पर जैसे बच्चे पर काफ़ी विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय का जो वातावरण है वो शांतिमय होना चाहिए, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, मैदान भी होने चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। तो वो सारे चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि राज्य की भूमिका क्या होती है। तो शिक्षा जो है वो मुख्य रूप से राज्य का विषय है। राज्य हर एक स्टेट अपने एजुकेशन स्तर जो होता है हर राज्य का, वो वहाँ की सरकार ध्यान देती है। सभी राज्य की अपनी कुछ स्थानीय आवश्यकता एवं आकांक्षा होती है, इसलिए राष्ट्र शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थानीय यानी कि राज्य के मुद्दों को समाविष्ट करने का प्रावधान रखा गया है। तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें राज्य की काफ़ी भूमिका होती है। मतलब कि राज्य की जो जनता है, वहाँ पर लोग रहते हैं, समाज जो रहते हैं, उनकी संस्कृति, आकांक्षा और स्थानीय आवश्यकता, इन सारे चीज़ों को पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि वो आगे बड़े होकर अपने समाज के हित के लिए काम करें और राष्ट्र हित के लिए भी काम करें। पाठ्यक्रम विकास पूर्व में राज्य शिक्षा विभाग के विभिन्न अनुसंधान संगठन एवं विशेष रूप से स्थापित पाठ्यक्रम केंद्र अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर में पाठ्यक्रम विकास में राज्य शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य शिक्षा विभाग के सहयोग के बिना पाठ्यक्रम का विकास संभव नहीं है। तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो राज्य इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर करिकुलम का निर्माण करती है। एक विद्यालय में कैसा करिकुलम होना चाहिए जिससे बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक अच्छे करिकुलम का निर्माण किया जाता है। अनेक अनुसंधान संगठन के द्वारा विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अनुसंधान संगठन के द्वारा शैक्षणिक कार्य जो है उनका सर्वेक्षण किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है कि जो भी करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उस पर बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या सीख रहे हैं, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं ये संगठन। यह अनुसंधान संगठन नवाचारों के प्रयोग की समीक्षा करते हैं और विभिन्न शोधों के निष्कर्ष से बालक एवं समाज की आवश्यकता और आकांक्षा का ज्ञान होता है इससे, जो कि पाठ्यक्रम के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो ये संगठन के द्वारा ध्यान में रखा जाता है कि उस समाज के, उस स्टेट के लोग की क्या आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकता ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वहाँ के उस स्टेट के करिकुलम का निर्माण किया जाता है। एजुकेशन का करिकुलम कैसा होना चाहिए उसका निर्माण किया जाता है। अतः भारत में पाठ्यक्रम के सुधार के लिए विशेष बल दिया जा रहा है, क्योंकि जो करिकुलम है यहाँ की भारत की वो काफ़ी अच्छी नहीं है, इसलिए इसके सुधार के लिए विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर पाठ्यक्रम केंद्र का कार्य, प्रचलित पाठ्यक्रम का अध्ययन करके उनमें आवश्यक परिवर्तन लाना जरूरी है और समय के अनुसार पाठ्यक्रम में चेंज होना, करिकुलम में चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय और सिचुएशन के अनुसार, यानी कि वहाँ के परिस्थिति, संस्कृति में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण, एक नए पाठ्यक्रम का निर्माण समय के अनुसार करना जरूरी होता है। एनसीईआरटी में इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर एजेंसी निर्मित की गई है। एक राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर और दूसरा राष्ट्र नेशनल लेवल पर। भारत में विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए
पाठचर्या का रूपरेखा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि पाठचर्या का जो रूपरेखा है, भारत में विद्यालय की जो पाठचर्या का रूपरेखा है उसको NCERT द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे भिन्न भिन्न राज्य के शैक्षिक अभिकरण के द्वारा विद्यालय शिक्षा के राजकीय बोर्ड और राज्य के शिक्षा विभाग बदलाव के साथ उसे स्वीकार करते हैं। जो पाठ्यक्रम है उसको NCERT नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जाता है और उसके बाद हर एक स्टेट अपना उसमें सुधार करते हुए अपनी संस्कृति ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। यानी कि उसके बाद यहाँ पर NCERT के द्वारा तैयार किया जाता है और स्टेट क्या है उसको स्वीकार करती है। NCERT ने अलग से पाठचर्या विकास विभाग की स्थापना की है। यह विभाग अपने दायित्व की पूर्ण रूप से पूर्ति करता है। NCERT के द्वारा जो एजेंसी है, विभिन्न एजेंसी है, उसके अनेक कार्य हैं। जैसे कि पहला नंबर NCERT के अंतर्गत ये आती हैं एजेंसियां जिसका कार्य है विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए पाठचर्या के क्षेत्र में उपलब्धि स्तर तैयार करना। दूसरा है बाल केंद्रित गतिविधि उन्मुख और दक्षता आधारित अध्ययन अध्यापन के लिए अवधारणात्मक सामग्री और उनके नमूने तैयार करना। ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर है विभिन्न परीक्षा बोर्ड के लिए प्रश्न पत्र निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यानी कि जो बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करते हैं जो टीचर, उनको विशेष रूप से प्रशिक्षण पहले से दिया जाता है, तब जाके वो अच्छे प्रश्न तैयार करते हैं। अभिलेख रखने और परिणाम की रिपोर्ट देने के लिए संचार तंत्र की व्यवस्था करना और उसके नवीन तकनीक के विषय में परामर्श देने का कार्य भी, ये सारे कार्य एजेंसी का कार्य है। सूचनाओं का प्रसार करना, अधिगम प्रतिफल के मूल्यांकन के लिए बेहतर तरीके और साधनों की खोज के लिए शोध करवाना। अब इसके बाद हम देखेंगे वो था हमारा पाठ्यक्रम निर्माण में राज्य की भूमिका क्या है। यानी कि NCERT द्वारा तैयार किया जाता है पाठ्यक्रम और उसके बाद हर एक स्टेट अपने अनुसार उसको स्वीकृति देती है। अब अगला टॉपिक जो है हमारा ये डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम पाठ्यक्रम संरचना के अंतर्गत वो है स्कूल की यानी विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में एक विद्यालय का क्या भूमिका होनी चाहिए वो उस चीज़ को हम देखेंगे। पहला तो कि समय सारणी का समावेश करना, यानी कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है विद्यालय में वो पीरियड के अनुसार बांट दिया जाता है कि इतने मिनट में इसको पढ़ाना है, सेम पीरियड होता है सबका और उसको बांट दिया जाता है। दूसरा नंबर है अनुशासन के विषय को शामिल किया जाता है ताकि बच्चे पाठ्यक्रम के अनुसार अनुशासन को भी सीखें। शैक्षिक क्रियाओं का समावेश करना, अनेक सारी क्रियाओं को समावेश किया जाता है जिससे बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो और पाठ्यसागामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है जैसे कि सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक और शारीरिक। और पांचवा नंबर है राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है और बच्चों को विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक क्रियाएं भी सिखाई जाती है। तो पहला हम देखेंगे समय सारणी का समावेश करना। ये पाठ्यक्रम में समय सारणी का समावेश करना जरूरी होता है और यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है ताकि रूटीन जो बटा होता है तो उसी के अनुसार टीचर क्या करते हैं, बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। नहीं तो अगर रूटीन नहीं बनाया जाए पाठ्यक्रम के अनुसार तो क्या करेंगे, टीचर की एक ही सब्जेक्ट को लंबे समय तक पढ़ाते रह सकते हैं। लेकिन जो पीरियड बटा है तो वो घंटी के अनुसार पढ़ाते हैं। उनको पता रहता है कि इतने मिनट में हमको ये टॉपिक ख़त्म करना है और फिर अगले दिन हमें आगे का टॉपिक पढ़ाना है। कक्षा के विषय तथा क्रियाकलाप का संचालन का उल्लेख पाठ्यक्रम में समयबद्ध ढंग से किया जाता है। पाठ्यक्रम का प्रारूप, इसका प्रारूप जो है इस तरह से तैयार किया जाता है जिसमें समय का समुचित स्थान हो और महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक महत्व दिया जाए।
पाठ सहगामी क्रियाओं को समुचित स्थान दिया गया हो और शिक्षक को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान किया गया हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्धारण किया जाता है। छात्रों की मानसिक एवं शारीरिक अवस्था तथा स्थिति को ध्यान में रखकर विषय के अनुसार समय यानी कालांशों में विभाजन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रूटीन जो टाइम के अनुसार बटा होता है, तो वो बालक की रुचि और योग्यता सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि पहले पीरियड में मैथ को ही पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे का दिमाग जो होता है शुरू घंटी में वो काफ़ी फ्रेश होता है। और लास्ट घंटी में हम देखते हैं कि खेल का पीरियड रखा जाता है, यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो उनका मानसिक जो है यानी कि उनको मानसिक थकान अधिक ना हो, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लास्ट पीरियड में खेल का पीरियड रखा जाता है। विद्यालय निरीक्षण कार्य के लिए और विद्यालय क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त समय अवधि प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि समय सारणी के द्वारा ही समय का सदुपयोग किया जाता है। और यहाँ पर समय सारणी के द्वारा ही प्रत्येक विषय को समान रूप से महत्व दे पाना यानी टाइम दे पाना संभव हो जाता है। विद्यालय कार्यकाल में प्रत्येक मिनट का सुनियोजित ढंग से उपयोग हो, अच्छे तरीके से यूज हो, ऐसा कर पाना समय सारणी के द्वारा ही संभव है। अब दूसरा नंबर देखेंगे कि पाठ्यक्रम में अनुशासन का समावेश करना जरूरी है। जो विद्यालय की भूमिका हमारा टॉपिक है, उसमें दूसरा नंबर देखेंगे अनुशासन का समावेश करना। पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का अनुशासन एक महत्वपूर्ण अंग है। अनुशासन की कल्पना अधिगमकर्ताओं से संबंधित होती है, इसलिए पाठ्यक्रम और अनुशासन को परस्पर संबंधित माना गया है। पाठ्यक्रम का निर्माण जिन आधारों पर किया जाता है उसका स्वरूप जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है, जो कि छात्रों के अनुशासन से जुड़ा होता है। तीसरा नंबर देखेंगे शैक्षिक क्रियाओं को भी समावेश किया जाता है। विद्यालय की भूमिका में देखेंगे इसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है, यानी कि जो शैक्षिक क्रिया है उसका निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है। और इन क्रियाओं का आयोजन मुख्य रूप से कक्षा में विभिन्न विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है। वर्तमान में बालकों में व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक यानी कि करके सीखें उस चीज को, प्रायोगिक कार्य में भी बल दिया जाता है। व्यवहार में भी सीखें और उस चीज को वो अपने से करके भी सीखें, यानी प्रैक्टिकल कार्य विद्यालय के द्वारा भी किया जाता है, करवाया जाता है बच्चों से, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय में प्रयोगशालाएं, प्रैक्टिकल वर्क बच्चे जहाँ करते हैं, कार्यशालाएं और तथा पुस्तकालय इत्यादि अनेक शैक्षिक प्रवृत्ति की वृद्धि के लिए बालकों को प्रेरित किया जाता है। चौथा नंबर है यहाँ पर पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। जो विद्यालय की भूमिका है पाठ सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन करती है। पाठ्यक्रम का स्वरूप जो है विभिन्न विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन अध्यापन तक ही पहले सीमित था, और विद्यालय में आयोजित होने वाले अनेक प्रकार की गतिविधियां आज के समय में शामिल किया गया है, जैसे खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि क्रियाओं को पाठ सहगामी क्रिया के रूप में शामिल किया गया है। जिसमें पहला नंबर देखेंगे सांस्कृतिक क्रिया। तो इस क्रिया के अंतर्गत अभिनय आता है। बच्चों से जो सांस्कृतिक क्रियाएं उनको सिखाई जाती है वो नाटक के माध्यम से सिखाई जाती है। जैसे कि विद्यालय में नाटक करवाया जाता है बच्चों के द्वारा, जैसे कोई भी प्रोग्राम रहता है, कोई डे मनाते हैं हम लोग, गांधी जयंती मनाते हैं और बहुत सारी, तो उसमें बच्चों को अभिनय करवाया जाता है। नृत्य, संगीत और अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाएं भी सम्मिलित की जाती है। यह सांस्कृतिक क्रियाएं के अंतर्गत आएगी। इसके माध्यम से बच्चों को सांस्कृतिक क्रियाएं सिखाई जाती है। दूसरा है साहित्यिक क्रियाएं। इसमें आ जाएगा आपका, जैसे कि विद्यालय में बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। इन सारी चीज़ों के माध्यम से, जैसे कि भाषण प्रतियोगिता रखा जाता है, अंताक्षरी रखा जाता है, कविता पाठ, परिचर्चा, लेखन, समाचार पत्र आदि अनेक प्रवृत्तियाँ बच्चों से करवाई जाती है ताकि उनमें साहित्यिक क्रिया का विकास हो। अगला नंबर है सामाजिक क्रियाएं।
जैसे कि सामाजिक क्रिया में बच्चों समाज के साथ अच्छे संबंध रखें, जैसे कि सफाई अभियान बच्चों के माध्यम से करवाया जाता है ताकि वो अपने एरिया को, अपने घर को, अपने समाज को साफ सुथरा रखें। समाज सेवा, लोगों की सेवा कैसे करना है ये स्कूल के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे कि किसी दिन छुट्टी रहती है तो बच्चों को बाहर ले जाया जाता है और वहाँ पर समाज सेवा कार्य करवाया जाता है उनसे। जैसे कि समाज सेवा के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, यानी कि बच्चे उस गांव में जाते हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ लोगों को देते हैं। साक्षरता का प्रचार, सामाजिक कुरीति और अंधविश्वास को दूर करने के लिए प्रचार अभियान भी बच्चों द्वारा करवाया जाता है। टीचर ले जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि ये बच्चे वहाँ गांव में जाते हैं और नाटक के रूप में अपने अभिनय को दिखाकर गांव के लोगों को काफ़ी जागृत करते हैं, तो जो कि अंधविश्वास और सामाजिक कुरीति को दूर करने में काफ़ी सहायक होता है। अब देखेंगे शारीरिक क्रियाएं, तो इसके अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण, यानी कि बच्चों को व्यायाम कराया जाता है जिससे कि उनकी शारीरिक विकास हो। खेल कूद, तैराकी, रोगों से बचने के उपाय, शुद्धता और स्वच्छता, इन सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय दिवस, महापुरुषों की जयंतियाँ को मनाना, और यहाँ पर देख सकते हैं NSS, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। समाज सेवा तथा वित्त व्यवस्था में सहयोग, सांप्रदायिक सद्भावना में सहयोग तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो बहुत सारे कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे दिवस जो है हम लोग स्कूल में मनाते हैं। बच्चों से विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक क्रियाएं भी की जाती हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के रचनात्मक कार्यों का विकास किया जाता है, जैसे कला का विकास, मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाती है विद्यालय में, रंगोली प्रतियोगिता रखी जाती है, नाटक प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, बहुत सारी चीज़ों को विद्यालय द्वारा कराया जाता है, जिससे कि बालक के रचनात्मक क्रियाएं, नई नई चीज़ों को वो करना सीखें। तो रचनात्मक सृजनात्मक क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम को रखा जाता है। अब देखेंगे विद्यालय की भौतिक स्थिति क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखे थे कि राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए पाठ्यक्रम के संरचना में। दूसरा नंबर हम देखें, दूसरा टॉपिक कि विद्यालय की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो हम सारे चीज़ों को देखें कि ये सारी चीज़ शामिल होनी चाहिए, पॉइंट वाइज हमने देखा। अब विद्यालय की भौतिक स्थिति का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और ये पाठ्यक्रम के संरचना के ध्यान में रखते हुए भौतिक स्थिति भी, मतलब कि विद्यालय की स्थिति को भी तैयार किया जाता है। विद्यालय का भवन जो है काफ़ी सुंदर होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, शैक्षिक वातावरण वहाँ अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ का वातावरण शांतिमय होना चाहिए, जैसे कि पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि माइंड जो है काफ़ी फ्रेश होता है देखकर। भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए, यानी कि कमरा काफ़ी अच्छा होना चाहिए विद्यालय का, पंखा मौजूद हो वहाँ पर, और टेबल कुर्सी साफ सुथरा होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए ताकि टीचर अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें, और सांस्कृतिक वातावरण भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे जैसे कि हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण विचार दीवारों पे लिखे होते हैं, किसी अच्छे थॉट लिखे होते हैं, जिससे बच्चे अच्छी चीज़ों को सीखें। राष्ट्रीय पर्व भी विद्यालय द्वारा मनाया जाना चाहिए, जिसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे विद्यालय का भवन। तो अलग अलग वर्गों के छात्रों के लिए अलग अलग कक्षाएं होनी चाहिए, जैसे 6 क्लास का बच्चा है तो उसके लिए अलग कक्षा होना चाहिए, 7 के लिए अलग होना चाहिए। एक में शामिल करके बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में कक्षाएं होना जरूरी है, तभी हम बच्चों को अलग अलग वर्गों में बांटकर पढ़ा सकते हैं। खेल का मैदान, विद्यालय के भौतिक संसाधन में विद्यालय के खेल का मैदान जो है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। खेल के मैदान से पाठ्यक्रम क्रियाओं में उन गतिविधि को समावेश किया जाता है जो खेल, जैसे कि खेल, योग एवं
व्यायाम से संबंधित हो। इससे क्या होता है, खेल के मैदान बच्चे खेलते हैं और जैसे विद्यालय में व्यायाम कराया जाता है, पीटी कराया जाता है, तो इससे बच्चों का शारीरिक विकास काफ़ी अच्छा होता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। शैक्षिक वातावरण, तो विद्यालय में शैक्षिक वातावरण का निर्माण भी पाठ्यक्रम को अभिप्रेरित करता है। विद्यालय में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है कि वह वास्तविक रूप से विद्या का मंदिर है। अब कैसे, तो जैसे कि दीवार पर शिक्षा शास्त्री का चित्र होना, बड़े बड़े महापुरुषों का चित्र होना, आदर्श वाक्यों का लिखा होना, यानी कि बच्चा उस चीज़ को पढ़े तो अच्छी चीज़ों को सीखे और ग्रहण करे। वर्णमाला का लिखा होना, क्योंकि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। गिनती एवं पहाड़ों का अंकन होना और अनुशासन की बातें लिखे होना। तो ये सारा इफ़ेक्ट शैक्षिक वातावरण काफ़ी बच्चों को प्रभावित करता है। तो शैक्षिक वातावरण काफ़ी अच्छा होना चाहिए विद्यालय का। और भौतिक सुविधा का होना, तो विद्यालय में भौतिक सुविधा भी पाठ्यक्रम को अभिप्रेरित करता है। जैसे कि विद्यालय के नल जो है, पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ पर काफ़ी शुद्ध और स्वच्छ पानी आना चाहिए। अगर गंदी पानी मतलब कि स्वच्छ पानी आएगा तो बच्चे क्या करेंगे कि उसको तो पिएंगे। छोटे बच्चे तो उनको समझदारी नहीं होती है, वो पिएंगे और बीमारी का शिकार हो जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में शौचालय का भी होना जरूरी होता है। और जो कमरा है, विद्यालय का कमरा है, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और पंखा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे, और बेंच टेबल भी अच्छे होने चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री, तो विद्यालय में उचित शिक्षण सहायक सामग्री होने से शिक्षण कार्य करने में काफ़ी सरलता होती है। इसके माध्यम से टीचर क्या करते हैं कि विषय को, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, वो काफ़ी रुचिपूर्ण बनाते हैं। सांस्कृतिक वातावरण देखेंगे। इसको विकसित करने के लिए विद्यालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करवाए जाते हैं ताकि बच्चे सांस्कृतिक चीज़ों को सीखें। और भारतीय विद्यालय के पाठ्यक्रम में नैतिकता और मानवता जैसे गुणों का समावेश प्राथमिक स्तर से ही विभिन्न प्रकार की गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की एजुकेशन भी बच्चे से ही उनको दी जाती है ताकि अच्छे अच्छे चीज़ों को वो सीखें। और यहाँ पर देख सकते हैं बाल सभा, नाटक, कविता पाठन आदि। राष्ट्रीय पर्व मनाना लास्ट पॉइंट है। विद्यालय में राष्ट्र पर्व को मनाया जाता है, जैसे कि हम 15 अगस्त देखते हैं, 26 जनवरी देखते हैं, 2 अक्टूबर देखते हैं, और अनेक महापुरुषों की जयंतियां को भी मनाया जाता है। इससे विद्यालय के सभी छात्रों को राष्ट्र पर्व और महापुरुषों की विस्तृत जानकारी मिलती है। यानी कि ये डे को मनाया जाता है, जैसे 15 अगस्त ही मनाया गया या 26 जनवरी मनाया गया, तो उस पर भाषण प्रतियोगिता भी रखी जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं कि उस चीज़ों को सुनते हैं और उससे सीखते हैं। तो ये था पाठ्यक्रम की संरचना, डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम। तो ये यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में हम अलग यूनिट को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। इसके पहले का वीडियो भी एक होगा, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।